कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आपको जो ये घर पर आपके विद्यालय का अनुभव मिल रहा है आप उसे बहुत एंजॉय कर रहे होंगे और एंजॉयमेंट के साथ साथ आपकी पढ़ाई भी हो रही होगी। आप सभी ने अपना कॉपी और कलम तो ले ही लिया होगा। तो आइए देखते हैं आज के एपिसोड में हम क्या पढ़ेंगे। आज के एपिसोड की शुरुआत भी हम कक्षा 9वीं के गणित के साथ करेंगे, जिसमें हम रेखाएं और कोण के बारे में कुछ और बातें जानेंगे। इसके बाद हम सामाजिक विज्ञान में अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में क्या हुआ था। इसके बाद कक्षा 10 की पढ़ाई शुरू करते हुए विज्ञान में प्रकाश के बारे में कुछ और बातें जानेंगे और सबसे आखिरी में सामाजिक विज्ञान का पाठ अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। नमस्कार दोस्तों, आज हम रेखाएं और कोण का भाग 2 पढ़ने वाले हैं। हमने हमारी पिछली वीडियो में पढ़ा था रेखाएं और कोण का परिचय। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कोणों के युग्म। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। तो पहले हम शुरुआत करेंगे कुछ अभिगृहित से। हमारी पहली अभिगृहित है, यदि एक किरण एक रेखा पर खड़ी हो तो इस प्रकार बने दोनों आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक रेखा लिया है AC, जिस पर एक किरण खड़ी है OD। यहाँ पर 3 कोण बन रहे हैं। पहला है कोण AOD, दूसरा है कोण COD और तीसरा कोण है AOC। कोण AOD को हमने मान लिया है कोण A और कोण COD को हमने मान लिया है कोण B। यहाँ पर इस अभिगृहित के अनुसार कोण A योग कोण B बराबर होते हैं 180 डिग्री के। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर कोण A और कोण B आसन्न कोण है और जैसा कि आपने पिछली वीडियो में आसन्न कोण में पढ़ा था कि कोण A योग कोण B बराबर होते हैं कोण AOC के, जिसे हमने 1 मान लिया है। और यहाँ पर हमें यह दिख रहा है कि कोण AOC बराबर है 180 डिग्री के, जिसे हमने 2 मान लिया है। और समीकरण 1 और 2 के द्वारा हम यह कह सकते हैं कि कोण A योग कोण B बराबर है 180 डिग्री के, जो कि हमारे अभिगृहित में कहा हुआ था। अब हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे अभिगृहित की तरफ, जो कि है यदि 2 आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं एक रेखा बनाती है। यह अभिगृहित 6.1 का विलोम है। आइए कुछ उदाहरण से इसे सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हमने 2 आकृति ली है जिसमें 2 आसन्न कोण हैं। आइए देखते हैं कि इन आसन्न कोण का योग कितना हो रहा है। पहली आकृति में हमारे कोणों का योग करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 180 डिग्री, यानी कि 125 डिग्री योग 55 डिग्री करने पर हमें प्राप्त हो रहा है 180 डिग्री। और दूसरा है हमारा 60 डिग्री योग 80 डिग्री, जिससे हमें प्राप्त हो रहा है 140 डिग्री। यानी कि पहली आकृति में जो इसकी अउभयनिष्ठ भुजाएं हैं वो एक रेखा बनाती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर पहली आकृति में अउभयनिष्ठ भुजा रेखा बना रही है, जैसा कि अभिगृहित में कहा हुआ था। अभिगृहित 6.1 और 6.2 को हम कहते हैं रैखिक युग्म अभिगृहित। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रमेय की तरफ, जो कि है यदि 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। जैसा कि हमने आपसे पिछली वीडियो में कहा था
कि शीर्षाभिमुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। आइए इसे सिद्ध करते हैं। यहाँ पर हमने दो रेखाएं ली, AB और CD, जो एक दूसरे को काट रही है O पर, अर्थात प्रतिच्छेद कर रही हैं O पर। तो इसके जो शीर्षाभिमुख कोण है वो एक दूसरे के बराबर होंगे। इस आकृति में शीर्षाभिमुख कोण के दो युग्म हैं। पहला है कोण AOD और कोण COB, दूसरा है कोण AOC और कोण DOB। यहाँ पर हमें यह सिद्ध करना है कि कोण AOD बराबर है कोण COB के और कोण AOC बराबर है कोण DOB के। यहाँ पर इस आकृति में हम देख रहे हैं कि किरण OA रेखा CD पर खड़ी है और अभिगृहित के अनुसार हम यह कह सकते हैं कोण AOC योग कोण AOD बराबर होगी 180 डिग्री के, जिसे हमने समीकरण 1 माना है। और आप देख रहे हैं यहाँ पर कि किरण OD जो है वो रेखा AB पर खड़ी है, जिससे हम यह कह सकते हैं कि कोण AOD योग कोण BOD बराबर है 180 डिग्री के, जिसे हमने समीकरण 2 माना है। अब समीकरण 1 और 2 के द्वारा हम यह कह सकते हैं कि कोण AOC योग कोण AOD बराबर है कोण AOD योग कोण BOD के। यहाँ पर कोण AOD दोनों ही तरफ उभयनिष्ठ है, यानी कि कोण AOC बराबर हो जाएगा कोण BOD के, जो कि हमें सिद्ध करना था। और इसी तरह हम यह भी सिद्ध कर सकते हैं कि कोण AOD बराबर होता है कोण BOC के। चलिए अब हम इस प्रमेय पर आधारित एक प्रश्न हल करते हैं, जो कि है आकृति में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POR इस टू कोण ROQ बराबर है 5:7 के, तो सभी कोण का मान ज्ञात कीजिए। जैसा कि आप इस आकृति में देख रहे हैं, कोण POR इस टू कोण ROQ बराबर है 5:7 के। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न के हल की तरफ। अगर आप इस आकृति को ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि कोण POR और कोण ROQ रैखिक युग्म है, और अगर ये रैखिक युग्म है तो कोण POR योग कोण ROQ बराबर होंगे 180 डिग्री के, जिसे हम यहाँ पर समीकरण 1 मान रहे हैं। और हमें प्रश्न में दिया हुआ है कि कोण POR इस टू कोण ROQ बराबर है 5:7 के, जिसे हम लिख सकते हैं कोण POR बटे कोण ROQ बराबर 5/7, जिसे हम हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा कोण ROQ बराबर 7/5 गुणे कोण POR। अब हम कोण ROQ का मान प्रतिस्थापित करेंगे समीकरण 1 में, जिससे हमें प्राप्त होगा कोण POR योग 7/5 गुणे कोण POR बराबर 180 डिग्री, जिसे हम हल करेंगे तो हमें मिलेगा कोण POR गुणे 1 योग 7/5 बराबर 180 डिग्री के, जिसे हम और हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 12/5 गुणे कोण POR बराबर 180 डिग्री, जिससे हमें कोण POR का मान मिल जाएगा, जो कि बराबर होगा 5/12 गुणे 180 डिग्री, जिसे हल करने पर हमें प्राप्त होगा 75 डिग्री। तो इस तरह हमने कोण POR का मान ज्ञात किया। इसी तरह हम कोण ROQ का मान भी ज्ञात कर सकते हैं, जो कि होगा 7/12 गुणे 180 डिग्री, जिसे हल करने पर हमें मिल जाएगा 105 डिग्री। अब हमारे पास दो कोणों का मान आ गया है, और इन दो कोणों के मान से हम बचे हुए और दो कोण का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। यहाँ पर
कोण POS बराबर होगा कोण ROQ के, क्योंकि ये दोनों कोण शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए कोण POS का मान हो जाएगा 105 डिग्री और कोण SOQ भी बराबर होगा कोण POR के, क्योंकि ये दोनों कोण भी शीर्षाभिमुख कोण है। इसलिए कोण SOQ बराबर होगा 75 डिग्री के शीर्षाभिमुख कोण के कारण। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह हमने वीडियो में बताए हुए तथ्यों का प्रयोग करके प्रश्न को बहुत ही सरलता से हल कर लिया। इस तरह के और भी प्रश्न आपकी NCERT पुस्तक में दिए हुए हैं, जिसे आप जरूर हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा कोणों के युग्म। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे समांतर रेखाएं और तिर्यक रेखा, एक ही रेखा के समांतर रेखाएं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं पाठ रेखाएं और कोण के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ। तो आइए देखते हैं कि वो प्रश्न कौन कौन से हैं। हमारा पहला प्रश्न है, आकृति में कोण x, y और z का मान ज्ञात करें। हमारे दिए हुए विकल्प हैं 45 डिग्री, 90 डिग्री और 30 डिग्री। दूसरा विकल्प है 125 डिग्री, 90 डिग्री, 55 डिग्री। तीसरा विकल्प है 55 डिग्री, 125 डिग्री, 55 डिग्री। और चौथा विकल्प है 125 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, आकृति में यदि x:y:z बराबर है 5:4:6 के, तो x, y, z का मान ज्ञात करें। हमारे दिए हुए विकल्प हैं 72 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री। दूसरा विकल्प है 60 डिग्री, 72 डिग्री, 30 डिग्री। तीसरा विकल्प है 45 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री। और चौथा विकल्प है 60 डिग्री, 48 डिग्री, 72 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, आकृति में यदि AOB एक सीधी रेखा है तो B का मान ज्ञात कीजिए। हमारे दिए हुए विकल्प हैं 30 डिग्री, 27.5 डिग्री, 45 डिग्री, 37.5 डिग्री। हमारा अगला प्रश्न है, आकृति में यदि AOB एक सीधी रेखा है तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमारे दिए हुए विकल्प हैं 60 डिग्री, 28 डिग्री, 30 डिग्री, 38 डिग्री। हमारा पांचवा प्रश्न है, एक सीधी रेखा पर दो आसन्न कोण 5:4 के अनुपात में है। इनमें से प्रत्येक कोण का माप डैश और डैश है। हमारे दिए हुए विकल्प हैं 90 डिग्री, 90 डिग्री। दूसरा विकल्प है 110 डिग्री, 70 डिग्री। तीसरा विकल्प है 100 डिग्री, 80 डिग्री। और चौथा विकल्प है 30 डिग्री, 150 डिग्री। चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही उत्तर क्या हैं। इन प्रश्नों के सही उत्तर हैं, पहले प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दूसरे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, तीसरे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, चौथे प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी और पांचवें प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इतिहास का दूसरा पाठ। इस पाठ का नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। इस वीडियो में हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने के कारणों के बारे में जानेंगे। दोस्तों, विश्व में बदलाव लाने वाली घटनाओं में कोलंबस की खोज को शामिल किया जाता है। 1492 में कोलंबस ने अमेरिकी महाद्वीप की खोज की थी। जैसा कि हमने पिछले पाठ में भी पढ़ा था कि जब कोलंबस अमेरिका पहुंचे तो उन्हें लगा कि अमेरिका भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा है। यह गलतफहमी अमेरिगो वेस्पूची नाम के एक नाविक ने दूर करी थी। उन्होंने बताया कि यह भारतीय उपमहाद्वीप नहीं बल्कि एक अलग महाद्वीप है। इसका नाम उनके नाम पर अमेरिका पड़ा।
दोस्तों, जिस समय अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, उस समय यूरोप में व्यक्ति की स्वतंत्रता, निरंकुश सत्ता का विरोध और समानता को लेकर कई विचार उमड़ रहे थे। इंग्लैंड और अमेरिका में भौगोलिक दूरी के साथ-साथ उनके विचारों में भी बहुत दूरी थी। आर्थिक व्यवस्था को लेकर भी दोनों देशों में मतभेद रहता था। इन सब और अन्य कई कारण जिनके बारे में हम चर्चा करेंगे, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के रूप में सामने आए। चलिए देखते हैं अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू होने का पहला कारण, जो कि था उपनिवेशों में राजनीतिक स्वायत्तता का अभाव। अमेरिकी उपनिवेशों में ज्यादातर अंग्रेजी लोग रहते थे। जैसी संसदीय व्यवस्था उन्होंने इंग्लैंड में देखी थी, वे वैसी ही व्यवस्था अमेरिकी उपनिवेशों में भी चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश शासक इसके खिलाफ थे। उपनिवेशों के गवर्नर इंग्लैंड के राजा नियुक्त करते थे और ये गवर्नर उपनिवेशवासियों के प्रति बिल्कुल उत्तरदायी नहीं थे। इसके कारण उपनिवेशवासियों में भारी असंतोष था। इस संग्राम का दूसरा कारण था भौगोलिक दूरी। जैसा कि हमने पहले भी देखा, यूरोप और अमेरिका के बीच भौगोलिक दूरी बहुत ज़्यादा थी। इसके कारण यातायात एवं संचार साधनों का अभाव था। इस दूरी के कारण ब्रिटिश सरकार अपने उपनिवेश पर प्रभावशाली नियंत्रण रखने में असमर्थ थी। इस संग्राम का अगला कारण था धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में मतभेद। इन दोनों देशों की धार्मिक मान्यताओं और विचारों में अंतर था। जहां ब्रिटिशवासी एंग्लिकन मत को मानते थे, जो कि ईसाई धर्म के अनेक शाखाओं में से एक है, वहीं अमेरिकी जनता प्यूरिटन मत के पक्ष में थी। धार्मिक उत्पीड़न से तबाह होकर प्रोटेस्टेंट एवं प्यूरिटनों ने इंग्लैंड छोड़कर अमेरिका में शरण ली थी। अमेरिकी वासी इस कारण से भी अपने मातृ देश इंग्लैंड से संबंध नहीं रखना चाहते थे। दोस्तों, ये तो था धार्मिक मतभेद। अगर हम सामाजिक व्यवस्था को देखें तो ब्रिटिश समाज सामंती व्यवस्था पर आधारित था और अमेरिका समतामूलक और प्रजातांत्रिक व्यवस्था पर आधारित था। इसके चलते अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का एक मजबूत आधार भी बना। इस संग्राम का अगला कारण, जो कि बहुत ही अहम है, वह है सप्तवर्षीय युद्ध का प्रभाव। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 1756 से लेकर 1763 तक एक लंबा युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस की हार हुई। इस युद्ध से पहले अमेरिकी उपनिवेशवासियों के इंग्लैंड से संबंध अच्छे थे, क्योंकि वे कनाडा में फ्रांसीसियों से अपनी रक्षा अकेले नहीं कर सकते थे। फ्रांस की पराजय के बाद उनका यह भय भी समाप्त हो गया और दोनों देशों के बीच में दूरी आ गई। अब उपनिवेशवासियों का एकमात्र लक्ष्य इंग्लैंड को बेदखल करना था। दोस्तों, अगला कारण जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, वह इस संग्राम का सबसे गंभीर कारण भी माना जाता है, जो कि है इंग्लैंड की प्रगति विरोधी आर्थिक नीति। उपनिवेशवाद की बुनियाद ही उपनिवेशवासियों का आर्थिक शोषण और इनके संसाधनों को मातृ देश की बढ़ोतरी के लिए इस्तेमाल करना है। इसका उपनिवेशवासियों ने विरोध किया। दूसरी ओर राज्य द्वारा व्यापार नियंत्रित करने का विरोध भी हो रहा था। उपनिवेशवासी अपने व्यापार में इंग्लैंड की दखल को नापसंद कर रहे थे। उपनिवेशों में विकसित हो रहे मध्यम वर्ग इंग्लैंड के कुलीन वर्गीय शासन का अंत चाहते थे। इस संग्राम का अगला कारण है आपत्तिजनक कर। सप्तवर्षीय युद्ध में हुए आर्थिक नुकसान की पूर्ति करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रेनविले ने 1765 में स्टैम्प एक्ट लागू किया। इस एक्ट के अनुसार सभी अदालती कागजों, अखबारों आदि पर 20 शिलिंग का स्टैम्प लगाना अनिवार्य था। उपनिवेशवासियों ने इस एक्ट का विरोध किया और ब्रिटेन से आने वाली चीजों का बहिष्कार किया। 1767 में इस एक्ट को आगे बढ़ाते हुए
ब्रिटिश संसद ने उपभोक्ता वस्तुओं पर भी ये कर लगाया। ये वस्तुएं थीं कागज, शीशा, चाय एवं रोगन। इस दौरान इस कर का विरोध करते हुए सैमुअल एडम्स ने नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। ब्रिटिश सरकार का विरोध करते हुए उपनिवेशवासियों ने स्वाधीनता के पुत्र और स्वाधीनता की पुत्रियां आदि जैसी संस्थाओं का गठन किया। इस संग्राम में लेखकों और प्रचारकों ने भी बहुत अहम भूमिका निभाई। 1776 में टॉमस पेन की लघु पत्रिका कॉमन सेंस प्रकाशित हुई। इसने अत्यंत प्रभावशाली और उत्तेजक शैली में स्वतंत्रता की आवश्यकता पर बल दिया। इस संग्राम का अगला कारण था जॉर्ज तृतीय की निरंकुश नीति। इंग्लैंड के शासक जॉर्ज तृतीय ने सत्ता संभालते ही अमेरिकी उपनिवेश के प्रति निरंकुश नीति अपनाई, जिसे इंग्लैंड में भी अलोकप्रिय माना गया। जॉर्ज तृतीय की नीतियों ने उपनिवेशों के साथ उत्पन्न हुए संकट के शांतिपूर्ण समाधान की संभावनाओं को खत्म कर दिया। दोस्तों, इस संग्राम का तत्कालीन कारण था बॉस्टन की चाय पार्टी। 1773 में चाय कानून द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से सीधा अमेरिका चाय भेजने का अधिकार था। इसका उपनिवेशवासियों ने विरोध किया। जब चाय से लदा हुआ जहाज अमेरिका के बॉस्टन बंदरगाह पर पहुंचा, तो वहां कुछ नागरिक अमेरिकन मूल के निवासियों जैसे कपड़े पहने सभी पेटियों को समुद्र में फेंकने लगे। इस घटना को बॉस्टन टी पार्टी कहा जाता है। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने बॉस्टन बंदरगाह पर व्यापारिक रोक लगा दी और अमेरिकी विद्रोह और भी बढ़ गया। इसके बाद 1774 में महासम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि ब्रिटिश कानूनों का विरोध किया जाएगा और व्यापार का बहिष्कार होगा। 1775 में ब्रिटिश सेना और उपनिवेशवासियों के बीच पहला संग्राम हुआ। यह संग्राम लेक्सिंगटन में हुआ। 1776 में फिलाडेल्फिया का दूसरा सम्मेलन हुआ। इस सम्मेलन में थॉमस जेफरसन द्वारा तैयार किया गया स्वतंत्रता का घोषणा पत्र जारी हुआ और जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिकी उपनिवेश का सेनापति घोषित किया गया और इसी तरह अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की पूरी तरह से शुरुआत हुई। यह संग्राम 1783 में पेरिस की संधि द्वारा समाप्त हुआ, जिसके अनुसार जॉर्ज वॉशिंगटन को अमेरिका का पहला राष्ट्रपति बनाया गया। चलिए दोस्तों, आज के इस पाठ में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आज हमने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के जो भी कारण पढ़े आपको समझ आए होंगे। आइए एक बार नजर डालते हैं हमने क्या क्या सीखा। हमने देखा कि अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम किन देशों के बीच में लड़ा गया था और इस संग्राम के शुरू होने के कारण क्या क्या थे। दोस्तों, आप घर जाकर अपनी इतिहास की पुस्तक इतिहास की दुनिया से पाठ 2, जिसका नाम है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जरूर पढ़िएगा। अगले वीडियो में हम अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम जानेंगे, इंग्लैंड की असफलता के कारण जानेंगे और अमेरिका के उपनिवेशों के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, ये है अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के भाग 1 का डेली टेस्ट। आपका पहला प्रश्न है, किस खोजकर्ता ने अमेरिका की खोज की? अमेरिगो वेस्पूची, वास्को डी गामा, क्रिस्टोफर कोलंबस या जॉर्ज तृतीय? आपका अगला प्रश्न है, उपनिवेशों के गवर्नर को नियुक्त कौन करता था? इंग्लैंड का चर्च, इंग्लैंड का राजा, उपनिवेश का राजा या उपनिवेशवासी? आपका अगला प्रश्न है, सप्तवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच हुआ था?
फ्रांस और इटली, अमेरिका और मेक्सिको, इंग्लैंड और फ्रांस या फ्रांस और अमेरिका। आपका अगला प्रश्न है, अमेरिकी जनता ईसाई धर्म के किस मत को मानती थी? एंग्लिकन, प्यूरिटन, लूथरन या कैल्विन? आपका आखिरी प्रश्न है, स्टाम्प एक्ट किसने लागू किया था? जॉर्ज वॉशिंगटन, जॉर्ज तृतीय, प्रेसिडेंट ग्रेनविले या अमेरिगो वेस्पूची? चलिए दोस्तों, इन सभी प्रश्नों के सही उत्तर देखते हैं। कोरोना, डरे नहीं, एहतियात बरतें। ग्रामीण भाइयों और बहनों, टीवी, मोबाइल, समाचार पत्रों के माध्यम से आप इस महामारी कोरोना के बारे में जान गए होंगे। ये आप जानते हैं कि सावधानी इलाज से बेहतर है। आप भी उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि अभी के स्थिति में अपने गांव में कोरोना नामक इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए क्या करें। तो आप ये कार्य अवश्य करें। भीड़ भाड़ से बचें। अधिकतर समय अपने घर में अपने परिवार के सदस्यों के साथ बिताएं। अगर निहायत ही जरूरी हो तो कम से कम सदस्य घर से बाहर निकले। बाहर से लौटे तो हाथ साबुन से अच्छी तरह धोएं। बहुत लोगों के साथ बैठने की आदत है तो उसे कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दें। शादी, ब्याह, कोई भी बड़ा आयोजन अगर पहले से तय नहीं है तो उसे स्थगित कर दें। अगर तय है तो बहुत बड़ा आयोजन ना करें। समारोह में उपस्थित लोग एक दूसरे के बीच कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाकर रखें ताकि संक्रमण ना फैल पाए। यदि बहुत आवश्यक ना हो तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को स्थगित कर दें, क्योंकि ऐसे आयोजनों में अधिक लोग इकट्ठा हो जाते हैं और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। थोड़ा सा एहतियात, थोड़ी सी सावधानी से इस महामारी को फैलने से रोकें। राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा जनहित में जारी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104 पर। नमस्कार दोस्तों, आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। ये इस अध्याय का 5वां और आखिरी भाग है। तो चलिए देखते हैं कि इस आखिरी भाग में हम क्या जानने वाले हैं। तो इस भाग में हम जानेंगे लेंसों द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है और हम जानेंगे लेंस सूत्र तथा आवर्धन के बारे में, और अंत में हम जानेंगे लेंस की क्षमता के बारे में। तो आज हम ये 3 टॉपिक करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं लेंसों को जानते हुए। तो 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय हैं, लेंस कहलाता है। उदाहरण के लिए ये सभी लेंस के उदाहरण होंगे। इसमें से पहला वाला जो है इसे कहते हैं द्विअवतल, जिसे हम आम भाषा में अवतल लेंस भी कहते हैं। वहीं दूसरे वाले को कहा जाता है द्विउत्तल और इसे हम आम भाषा में उत्तल लेंस के नाम से जानते हैं। बाकी जितने भी लेंस हैं उनके बारे में हमें इस अध्याय में नहीं पढ़ना। तो हम इस अध्याय में सिर्फ 2 लेंस के बारे में पढ़ेंगे। वो 2 लेंस कौन से हैं? एक तो है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। तो चलिए इनके बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। शुरुआत करते हैं उत्तल लेंस से। तो अगर हम उत्तल लेंस की बात करें तो इसमें बाहर की ओर उभरे हुए 2 गोलीय पृष्ठ होते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। और अगर हम इसके रे डायग्राम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितनी भी समांतर रेखाएं आ रही हैं वो सभी की सभी फोकस पर मिल रही हैं, और इसीलिए इसे अभिसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो हम इसे आम भाषा में या तो उत्तल लेंस कहते हैं या फिर अभिसारी लेंस कहते हैं।
चलिए आप जानते हैं अवतल लेंस के बारे में। तो अवतल लेंस कुछ ऐसा दिखता है। यह लेंस अंदर की ओर वक्रित दो गोलीय पृष्ठों से घिरा हुआ होता है और इसीलिए यह बीच की अपेक्षा किनारों से ज्यादा मोटा होता है। जब प्रकाश की किरणें इस लेंस पर पड़ती हैं तो वो इसे अलग अलग दिशाओं में फैला देता है और इसीलिए हम इसे आम भाषा में अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। तो इसके दो नाम हैं, अवतल लेंस और दूसरा है अपसारी लेंस। अब चलिए हम जानेंगे कुछ शब्दावली को, क्योंकि प्रतिबिंब बनाना सीखने के लिए शब्दावली जानना तो जरूरी होता है। अब यहाँ पर आपको ज्यादा नहीं सोचना, क्योंकि ज्यादातर शब्दावली हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वक्रता केंद्र से। लेंस में दो गोलीय पृष्ठ होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनमें से प्रत्येक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। इन गोले के केंद्र को लेंस के वक्रता केंद्र के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जितने भी लेंस बनते हैं उसके लिए दो अलग अलग गोले चाहिए होते हैं। अब क्योंकि हर गोले का अपना केंद्र होता है, इसीलिए हर लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं। वक्रता केंद्र के बाद बात आती है मुख्य अक्ष की। अब अगर हम दर्पण की बात करें तो उसमें मुख्य अक्ष क्या होता था, जो वक्रता केंद्रक और ध्रुव को जोड़ता था। तो यहाँ भी ऐसा ही कुछ होता है। किसी भी लेंस के दोनों वक्रता केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक सीधी रेखा जो होती है उसे ही कहा जाता है मुख्य अक्ष। चलिए देखते हैं अगली शब्दावली को। तो अगली शब्दावली है प्रकाशिक केंद्र। अब ये नाम तो नया है, परंतु इसका काम पुराना वाला ही है। दरअसल जो हमारा दर्पण होता था उसमें जो केंद्रक होता था, जिसे हम ध्रुव कहते थे, लेंस में जो ध्रुव होता है उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। आप ऐसा समझ सकते हैं। दरअसल जो दर्पण होता था उसके सेंटर में ध्रुव होता था, उसी तरीके से लेंस के सेंटर में होता है प्रकाशिक केंद्र। अब प्रकाशिक केंद्र की एक बड़ी खास बात है। ये खास बात ये है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से जो गुजरने वाली प्रकाश किरण होती है वो बिना किसी विचलन के निर्गत होती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि उसका अपवर्तन नहीं होता। उस रेखा का या फिर प्रकाश का अपवर्तन तो होता है, परंतु अपवर्तन होने के बाद भी उसमें कोई विचलन नहीं आती और इसीलिए ये बिना किसी विचलन के हमारे प्रकाशिक केंद्र से गुजर जाता है। अगली शब्दावली है फोकस। अब जैसा कि दर्पण में एक फोकस होता था जो हमारे वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में होता था, परंतु यहाँ पर हमारे पास दो वक्रता केंद्र हैं, इसीलिए दो फोकस होते हैं। प्रकाशिक केंद्र से फोकस की दूरी को हम कहते हैं फोकस दूरी। गोलीय लेंस की वृत्ताकार रूपरेखा का प्रभावी व्यास इसका द्वारक या फिर अपर्चर कहलाता है। तो यहाँ पर ये इसका द्वारक हो जाएगा। चलिए यहाँ पर शब्दावली खत्म होती है। चलिए जल्दी से कुछ नियम देख लेते हैं। तो पहला नियम है कि बिंब से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली कोई सी भी प्रकाश किरण उत्तल लेंस से अपवर्तन के पश्चात लेंस के दूसरी ओर मुख्य फोकस से गुजरेगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस की स्थिति में प्रकाश किरण लेंस के उसी ओर स्थित मुख्य फोकस से अपसारित होती प्रतीत होगी, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं प्रतिबिंब बनाना सीखने की। शुरुआत करेंगे हम उत्तल लेंस से, जिसके अंदर 6 केस है। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो हमारा बिंब है उसे बहुत दूर यानी कि अनंत पर रखेंगे और धीरे धीरे उसे पास लेते आएंगे। तो सबसे पहले वस्तु होगा अनंत पर। यहाँ पर अगर हम रे डायग्राम देखें तो यहाँ पर होगा क्या कि अनंत से तो समांतर रेखाएं आती हैं और समांतर रेखाएं जब आएंगी तो वो आएंगी और मिलेंगी फोकस पर, और इससे क्या होगा कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा F2 वाले फोकस पर, जो कि उत्तल लेंस का मुख्य फोकस होता है। प्रतिबिंब अत्यधिक छोटा होगा यानी कि बिंदु साइज का होगा और ये वास्तविक होगा एवं उल्टा होगा। इसके बाद जब हम वस्तु को थोड़ा और पास लाएंगे तो वस्तु होगा हमारे 2F1 से थोड़ा सा पीछे। यहाँ पर एक रेखा समांतर जा रही है जो फोकस पर जाकर मिलेगी और दूसरी रेखा O से जा रही है, तो उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा और इससे जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा F2 और 2F2 के बीच में। इसका साइज छोटा होगा और ये वास्तविक होगा तथा उल्टा होगा। अब इसके बाद हम वस्तु को और पास लाएंगे तो वस्तु हो जाएगी 2F1 पर। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक रेखा जाएगी समांतर जो फोकस से गुजरेगी और दूसरी रेखा फिर से जाएगी O से, और यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा F2 पर। यहाँ पर जो साइज होगा वो समान रहेगा
और वास्तविक तथा उल्टी इमेज बनेगी। अब यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम वस्तु को पास लाते जा रहे हैं, सामान का आकार बढ़ता जा रहा है। पहले बिंदु आकार का था, फिर छोटा हुआ और अब समान साइज हो गया, और ये कंटिन्यू रहेगा, इसके बाद भी आकार बढ़ता जाएगा। चलिए देखते हैं। अब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे? F1 तथा 2F1 के बीच में। यहाँ पर भी हम एक समांतर रेखा पास करेंगे और दूसरी रेखा O से जाएगी, और हम देखेंगे कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो F2 से परे बनेगा। यहाँ पर जो साइज होगा वो बड़ा होगा, यानी कि विवर्धित होगा, और वास्तविक तथा उल्टी इमेज बनेगी। इसके बाद हम वस्तु को थोड़ा और पास लाएंगे और इस बार वस्तु F1 पर रखी होगी। यहाँ पर जब हम देखेंगे तो रेखाएं कभी मिलेंगी ही नहीं, यानी कि जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो बनेगा अनंत पर। अब अनंत पर कोई भी चीज बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है, तो इसलिए ये बहुत ज्यादा बड़ी होगी और वास्तविक तथा उल्टी होगी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे ज्यादा साइज नहीं बढ़ सकता, और इसीलिए अब साइज कितना भी बड़ा हो अब थोड़ा सा छोटा ही होगा F1 पर रखे होने के बाद से। तो चलिए देखते हैं क्या होगा जब हम F1 तथा O के बीच में वस्तु को रखेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेंस के पीछे बनेगी प्रतिबिंब, और ये बड़ी होगी जो हमारा वस्तु है उससे, परंतु इस बार लेंस के पीछे बनी है, इसलिए जो हमारी इमेज होगी वो आभासी होगी तथा इस बार ये सीधी होगी। तो ये 6 केस थे उत्तल लेंस के। चलिए देखते हैं अवतल लेंस के केस। अवतल लेंस के सिर्फ 2 ही केस है, तो ये आसान रहेगा। एक बार हम इसे अनंत पर रखेंगे, यहाँ पर क्या होगा कि फोकस पर बनेगी और ये छोटी होगी, बहुत ही ज्यादा बिंदु के आकार की, और आभासी तथा सीधी होगी। अब एक बात यहाँ पर याद रखने की है कि अवतल लेंस में जितनी भी इमेज बनती है वो सारी आभासी होती है और सीधी होती है। जो अवतल लेंस होता है वो कभी भी वास्तविक इमेज नहीं बनाता। तो अगला केस है जब वस्तु अनंत तथा O के बीच में हो। तो यहाँ पर क्या होगा कि F1 तथा O के बीच में दर्पण के पीछे हमारा प्रतिबिंब बनेगा। ये छोटा होगा और यहाँ पर फिर से ये आभासी होगा तथा सीधा होगा। तो यहाँ पर सारे के सारे रे डायग्राम खत्म होते हैं। चलिए अब सीखते हैं हम लेंस सूत्र को। तो लेंस सूत्र लगभग दर्पण सूत्र जैसा ही होता है, बस यहाँ पर एक ऋणात्मक साइन आ जाता है जो वहां पर प्लस था। तो फॉर्मूला होता है 1/v माइनस में 1/u बराबर में 1/f। यहाँ पर फिर से v प्रतिबिंब की दूरी है, u बिंब की दूरी है और f तो फोकस दूरी होती ही है। चलिए अब जानते हैं आवर्धन को। तो आवर्धन भी कुछ वैसा ही है। यहाँ पर भी हम प्रतिबिंब की ऊंचाई को डिवाइड करते हैं बिंब की ऊंचाई से। तो m बराबर होता है h' के। अब यहाँ पर भी क्या होता है कि जो m है वो प्रतिबिंब और बिंब की दूरी पर भी निर्भर करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि m h' के बराबर तो होता ही है, परंतु ये v/u के भी बराबर होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर माइनस का साइन नहीं है। जब हम दर्पण की बात करते हैं तो वहाँ आवर्धन में एक माइनस का साइन भी आता है v से पहले, परंतु यहाँ पर वो साइन नहीं आता। अगर आपका आवर्धन नेगेटिव आता है तो इसका मतलब है कि प्रतिबिंब वास्तविक है, और अगर वो पॉजिटिव आता है इसका मतलब है कि हमारा प्रतिबिंब आभासी है। चलिए अब आखिरी चीज जान लेते हैं जो है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता को हम P लिखते हैं, और P का फॉर्मूला होता है 1/f, और इसकी यूनिट होती है डायोप्टर। और अगर हम बात करें उत्तल लेंस की तो इसकी क्षमता पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की क्षमता नेगेटिव होती है। तो यहाँ ज्यादा कुछ जानने के लिए है नहीं, आपको जो फोकस दूरी दी होगी उसी का रेसिप्रोकल करने पर आपको लेंस की क्षमता मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले हमने जाना कि लेंस का प्रतिबिंब बनाना कैसे है, फिर हमने जाना लेंस सूत्र तथा आवर्धन, और फिर हमने जाना लेंस की क्षमता। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। डेली क्विज। क्वेश्चन नंबर 1, उत्तल लेंस में डैश गोलीय पृष्ठ होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 2, लेंस के केंद्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मुख्य केंद्र, ऑप्शन बी फोकस, ऑप्शन सी ध्रुव, ऑप्शन डी वक्रता केंद्र।
क्वेश्चन नंबर 3, एक लेंस में कितने फोकस होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। क्वेश्चन नंबर 4, अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या है? ऑप्शन ए f1, ऑप्शन बी f2, ऑप्शन सी 2f2, ऑप्शन डी 2f1। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तल लेंस अनंत पर प्रतिबिंब बनाता है यदि वस्तु डैश पर रखी हो। ऑप्शन ए f1 पर, ऑप्शन बी 2f1 पर, ऑप्शन सी c पर, ऑप्शन डी अनंत पर। सही उत्तर क्वेश्चन नंबर 1 बी, क्वेश्चन नंबर 2 डी, क्वेश्चन नंबर 3 बी, क्वेश्चन नंबर 4 ए, क्वेश्चन नंबर 5 ए। हेलो दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के चैप्टर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का भाग 1 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। आज हम अर्थव्यवस्था के बारे में जानेंगे कि अर्थव्यवस्था होती क्या है, उसका मतलब क्या होता है और हम अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि लगभग 200 साल तक भारत अंग्रेजी शासन का गुलाम था, लेकिन अंग्रेजों के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों कहा जाता था? क्योंकि भारत में धन, संपत्ति और साधनों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन फिर अंग्रेजी शासन ने इस सोने की चिड़िया मतलब भारत का भरपूर शोषण किया और जमकर हमारे देश की संपत्ति और साधनों को लूटा भी, जिससे भारत में आर्थिक विकास की गति मंद हो गई थी और भारत की अर्थव्यवस्था भी खराब होती चली गई थी। तो बच्चों, अब आप लोग बता सकते हैं क्या कि यह अर्थव्यवस्था होती क्या है? अर्थव्यवस्था को इकोनॉमी भी कहा जाता है। अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन, एक ऐसा मिश्रण है जिसके अंदर लोग कार्य करके अपनी आजीविका यानी कि लाइवलीहुड चलाते हैं। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था में जिन आर्थिक क्रियाओं की बात की गई है उससे आप लोग क्या समझते हैं? हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हम आय यानी कि इनकम प्राप्त करते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा यानी कि स्ट्रक्चर है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं आती हैं, जैसे शिक्षक स्कूल तथा कॉलेजों में, किसान खेत एवं खलिहानों में और मजदूर कल कारखानों में अपने कार्य को पूर्ण करके आय को कमाता है। अब हम अर्थव्यवस्था की संरचना, जिसे
स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी भी कहा जाता है, उसके बारे में जानेंगे। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों का विभाजन। क्योंकि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं आती हैं, तो इन क्रियाओं को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर। दूसरा है द्वितीयक क्षेत्र यानी कि सेकेंडरी सेक्टर। और तीसरा है तृतीयक क्षेत्र या सेवा क्षेत्र, जिसे टर्शरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। तो चलिए इन सभी क्षेत्रों का अर्थ भी हम समझते हैं। पहला है प्राथमिक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र मतलब एग्रीकल्चरल सेक्टर भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन जैसे व्यवसाय आते हैं। अगला है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। इसके अंदर खनिज व्यवसाय, निर्माण कार्य आदि जैसे व्यवसाय आते हैं। फिर आता है तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसके अंदर बैंक एवं बीमा, परिवहन आदि जैसी क्रियाएं सम्मिलित हैं। आज विश्व में अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार पाए जाते हैं, जो हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। इन अर्थव्यवस्था के तीनों प्रकारों के बारे में भी हम पढ़ते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है, जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व मतलब ओनरशिप निजी व्यक्तियों के पास होता है, जो अपने लाभ के लिए इसका उपयोग करते हैं, जैसे अमेरिका, जापान आदि जैसे देश। अगला है समाजवादी अर्थव्यवस्था, जिसे सोशलिस्ट इकोनॉमी भी कहा जाता है। इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के पास होता है, जो इसका उपयोग सामाजिक कल्याण के लिए करते हैं। चीन, क्यूबा आदि जैसे देशों में सामाजिक अर्थव्यवस्था है। फिर आता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जिसको मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। जैसे इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि मिश्रित यानी कि मिश्रण, यह अर्थव्यवस्था भी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति और सरकार दोनों के पास होता है। जैसे भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो दोस्तों, आज हमने क्या सीखा? आज हमने अर्थव्यवस्था का परिचय जाना कि
अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है। हमने अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में भी पढ़ा और हमने यह भी जाना कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। अब आप सब भी अपनी कक्षा 10 की बुक हमारी अर्थव्यवस्था से इन टॉपिक को दोबारा जरूर पढ़ें और समझें भी। अगली वीडियो में हम अर्थव्यवस्था का विकास और आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज हम आपकी कक्षा 10 के अर्थशास्त्र के पाठ 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास भाग 1 के डेली टेस्ट के क्वेश्चंस देखेंगे। पहला है, निम्न को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। अर्थव्यवस्था की संरचना का अर्थ क्या है। विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में विभाजन, सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त हो, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग, आजीविका अर्जन की प्रणाली। अर्थव्यवस्था की संरचना कितने भागों में बांटी गई है। 2, 4, 5, 3। सामाजिक अर्थव्यवस्था में सरकार देश के उत्पादन के साधनों का उपयोग अपने निजी लाभ के लिए करती है। सही, गलत। वह कौन सी अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों की स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। इस एपिसोड का पुनः प्रसारण इसी चैनल पर संध्या 3:05 से 4 बजे तक आएगा। तो बच्चों, इस एपिसोड को आप दोबारा भी देख सकते हैं। यह एपिसोड YouTube पर भी अवेलेबल होगा आज दोपहर 2 बजे के बाद। तो आप अगर YouTube पर देखना चाहें तो मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय सर्च करें और इकोवेशन के चैनल पर डाली गई वीडियो को देखें आज 2 बजे के बाद कभी भी। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो BEPC के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.gepc.in।
BEPCSSA.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।